अवनी बेटा, जरा जल्दी तैयार हो जाओ, बारात आने वाली है। अवनी की माँ ने अपने आंगन से आवाज दी। अवनी दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर दिख रही थी। शादी का दिन था। घर में सब अपने कामों में व्यस्त थे। उसका होने वाला पति पुलिस में था। सब अवनी के भाग्य की तारीफ कर रहे थे कि उस जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की को ऐसा पति मिल रहा था। लेकिन सच तो यह था कि उस जैसी खूबसूरत लड़की को पाने के लिए सब बेकरार थे और साथ में भरपूर दहेज भी मिल रहा था। अवनी के पिता का अपना कारोबार था जो कि बहुत अच्छा चलता था और एक ही बेटी थी अवनी। तो सामान से लेकर जेवर किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसके पिता ने। अवनी के होने वाले पति पूरब रंग रूप में सामान्य थे मगर स्वभाव के बहुत अच्छे थे। उन्हें अवनी के दहेज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अवनी की सुंदरता और गुण ने उनके दिल को रिझा लिया था। बारात दरवाजे में पहुंच गई थी। अवनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। अपने नए जीवन में प्रवेश की खुशी भी थी और अपने मम्मी पापा से बिछड़ने का गम भी, जैसे कि हर लड़की के साथ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अवनी इतने संपन्न परिवार से थी और उसके पिता ने उसकी शादी भी इतने धूमधाम से करवाई, तो अवनी में कम पढ़े लिखे होने का धब्बा क्यों लगा था। अवनी सर्वगुण संपन्न थी, बस पढ़ाई में पीछे रह गई क्योंकि जब वह हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी, उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। उनके पैर में बहुत चोट आ गई, जिसके कारण घर की सारी जिम्मेदारियां अवनी के ऊपर आ गई थीं। माँ की देखभाल सही से हो सके, इसके लिए अवनी ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसकी इस कमी को छुपा दिया था। बारात दरवाजे पर थी। बारात का स्वागत सत्कार होने के बाद शादी के सभी रीति रिवाज बहुत खुशी खुशी और अच्छे से हो गए थे। बारात के लौटने का इंतजाम पूरब ने ट्रेन में किया था। ट्रेन का डिब्बा एकदम सुहाग कक्ष की तरह सजा हुआ था। मार्च की गर्मी के मौसम में थके हुए बाराती जल्दी ही अपनी सीटों में सोने के लिए चले गए। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में अवनी और पूरब ही रह गए। पूरब ने एकांत को पाकर डरी सहमी अवनी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। घरेलू असीदी अवनी अभी थोड़ा असहज थी, लेकिन माँ ने सीख दी थी कि पति की बात बिना सोचे समझे माननी है। इसलिए जब पूरब ने अवनी को बाहों में भरकर उसके सुर्ख होठों पर चूम लिया, तो वह विरोध न कर सकी। अवनी के रूप ने पूरब को पागल कर दिया था। वह ट्रेन का डिब्बा सच में उनका सुहाग कक्ष बन गया। सुबह होने को थी। पूरब नींद के आगोश में था। अवनी ने अपने अस्त व्यस्त हो गए कपड़ों को ठीक किया, बैग में जरूरी सामान निकालकर चेहरे को व्यवस्थित किया। सुबह के 5 बजे थे। पूरब की आंख खुली। अवनी को अपनी सीट पर बैठी झपकियां आ रही थी। पैरों की आवाज ने अवनी की नींद तोड़ दी। पूरब ने एक बार फिर अवनी के होठों को चूमना चाहा, पर अवनी की शर्म ने उसे वहीं पर रोक दिया। अपनी ही की गई इस हरकत को सोचते हुए पूरब ट्रेन के शौचालय की तरफ चल पड़ा। अगले स्टेशन पर ही सबको उतरना था, इसलिए अवनी अपनी सीट से सामान को संभाल कर रखने लगी कि अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। जोरदार झटके से ट्रेन रुक गई। बाहर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अवनी का मन बेचैन होने लगा। उत्सुकता पूर्वक उसके कदम बाहर की ओर चल दिए। ऐसी कौन सी घटना हुई थी और इस घटना से अवनी के जीवन में क्या असर पड़ेगा, जानने के लिए आगे की स्टोरी में बने रहें। रात का धुंधलापन कम हो रहा था, मगर अब भी अंधेरा कायम था। अवनी सोच में पड़ी थी कि क्या करे। बहुत हिम्मत जुटाकर अपने कैबिन से बाहर निकलकर नई नवेली दुल्हन ट्रेन के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि अचानक उसकी ननद सपना उसके पास आ पहुंची और उसे कैबिन में वापस ले गई। ट्रेन में मची भगदड़ सुनकर टीटी भी घटना स्थल की तरफ जा रहा था। अवनी ने सपना से पूछ ही लिया, बाहर क्या हुआ है। घबराई हुई सपना ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना ही कहा, बाहर एक हादसा हुआ है, माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। सपना की ऐसी हालत देखकर अवनी ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकी।
1 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया था, मगर पूरब अभी तक वापस नहीं आया था। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए। अवनी और सपना अभी भी कैबिन में ही थे। तभी सपना के फोन की घंटी बजी, जिसने वहां पसरी शांति को भंग कर दिया। थोड़ी देर बाद ही सपना के पिता यानी अवनी के चचिया ससुर ने वहां प्रवेश किया। अवनी ने उठकर उनके पांव छू लिए। खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए चाचा जी की आंखें नम हो गईं। अपने आप को संभालते हुए उन्होंने अवनी और पूरब का सारा सामान उठाना शुरू किया और सपना को अवनी को लेकर आने का इशारा किया। स्टेशन से कुछ ही दूर खड़ी हुई ट्रेन से उतरकर अवनी और सपना चाचा जी के पीछे पीछे चल दिए। सपना ने भाभी के ट्रेन से उतरने और ट्रेन की पटरी पर चलने में मदद की। स्टेशन के दरवाजे से बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म पर लोगों की बातें अवनी के कानों में पड़ी। लोग उसी हादसे की बात कर रहे थे कि किस तरह एक लड़का ट्रेन से गिरा और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। साथ ही पुलिस के आने और उसके बाराती होने का पता भी अवनी को चला। चाचा जी के पीछे चलते हुए अब तक दोनों स्टेशन के बाहर आ चुके थे और एक गाड़ी में पहले से ही उनकी चचिया, सास, मौसी, बुआ और कुछ बाराती बैठे हुए थे। चाचा जी ने सपना को वहीं रुकने के लिए कहा और गाड़ी में बैठे लोगों से धीरे से कुछ कहा। फिर सपना को आने का इशारा करके गाड़ी में बैठने को बोलकर वापस स्टेशन की तरफ चले गए। सपना ने अवनी को सहारा देते हुए अंदर बैठने में मदद की। अवनी अब तक घूंघट में ही थी। गाड़ी में बैठते ही सपना ने अवनी का घूंघट खोल दिया। अब अवनी ने चाची और बाकी लोगों को रोते हुए देखा। इस बार अवनी ने सपना से सबके रोने का कारण पूछा, पर सपना ने टाल दिया। बोली, घर जाकर सब कुछ बता दूंगी। अब तक अवनी को यह तो समझ आ गया था कि हादसा जिसके साथ हुआ था वो उसके ससुराल का कोई निकट संबंधी ही था। अवनी ने अब की बार पूरब के बारे में पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। स्टेशन से कुल 20 मिनट लग गए अवनी का ससुराल आने में। घर काफी बड़ा था और सुंदर तरह से सजा हुआ था। घर पहुंचते ही चाची जी सबसे पहले अंदर गई और बाकी सब लोगों को वहीं रुकने का इशारा कर दिया गया। थोड़ी देर बाद चाचा जी ने सपना को अवनी को पीछे के दरवाजे से लाने के लिए बोल दिया। पीछे के दरवाजे से आई नई दुल्हन को एक कमरे में लाकर छोड़ दिया गया। सपना ने अवनी के सामान को एक तरफ रखवा दिया और अवनी को आराम से बिस्तर में बैठ जाने को कहा। सपना ने अपनी भाभी की भारी भरकम कपड़ों को बदलवाने में मदद की। फिर अवनी के मन में मची उथल पुथल को यूं ही छोड़कर आराम करने को कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। अवनी बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि शायद पूरब अपने रिश्तेदार को हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। सोचती हुई अवनी की आंख लग गई। कुछ मिनट बाद सपना पानी और नाश्ते के साथ कमरे में आई। उसके कमरे में आते ही अवनी की आंख खुल गई। वैसे भी अवनी बहुत हल्की नींद सोती थी। सपना ने नाश्ते की प्लेट रखते हुए कहा, भाभी नाश्ता कर लीजिए। लेकिन इस बार अवनी ने जिद पकड़ ली कि वह हादसे के बारे में मुझे बताए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। सपना ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर अवनी अपनी जिद पर अड़ी थी। फिर सपना ने उसे बता दिया कि कोई ट्रेन से गिर गया था और उसे गंभीर चोट आई है। जब अवनी ने पूछा कि वह कौन है, तो सपना ने नाश्ते के बाद बताने का वादा किया। अवनी ने जल्दी जल्दी मैं थोड़ा बहुत खा लिया। फिर दोबारा सपना से पूछा। सपना कुछ बता ही पाती कि उससे पहले बाहर से पुलिस वालों के सायरन की आवाज, साथ ही बहुत से लोगों का शोर सुनाई दिया। सपना जल्दी से बाहर निकलकर गई। ये वही रिश्तेदार थे जो ट्रेन में सफर करके आए थे। अन्य यात्रियों को जो कि उन डिब्बों में थे, पुलिस थाने में ही पूछताछ के लिए रखा गया था। अवनी भी खिड़की में से घूंघट की आड़ लगाकर देखने लगी। सब लोग
गाड़ियों से उतरकर आंगन में इकट्ठा हो रहे थे। सबसे आगे चाचा जी थे, जो कि मदद करने में लगे हुए थे। अवनी की आंखें पूरब को ढूंढ रही थी, मगर वो अब की बार भी उसे नहीं दिखा। अब की बार अवनी ने अपना आपा खो दिया और सपना के कमरे में आते ही पूरब के बारे में पूछने लगी। और इस बार सपना को बताना ही पड़ा कि एक्सीडेंट किसी और का नहीं, पूरब का ही हुआ है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। पूरब के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अवनी को बहुत बड़ा झटका लगा। तक ये सोच भी न सकी थी कि जिस दबाव को वो इतनी देर से महसूस कर रही थी वो इस तरह हटेगा कि पूरा पहाड़ उस पर गिर पड़ेगा। अवनी एकदम पथरा सी गई, पर वही सपना फूट फूट कर रोने लगी। घंटों से रुका हुआ आंसू का बांध टूट गया था। सिर्फ चाचा जी को पता था कि पूरब किस हाल में है। चाचा जी बोलते हुए अवनी आवाज लगाती हुई आंगन पर पहुंची। चाचा जी की आंखें आंसू से भरी थी। चाचा जी, मुझे उन्हें देखना है, प्लीज मुझे ले चलिए। वह नई दुल्हन की सारी मर्यादाओं को भूल चुकी थी। वो बस पूरब को देखना चाहती थी। अवनी का चेहरा डर और दुख के भाव से भरा हुआ था। वहीं बाकी परिवार के लोग भी आंगन में आ चुके थे। अवनी चाचा जी के पैरों में गिरकर मिन्नतें कर रही थी। वहीं सपना रोते हुए अपनी भाभी को संभालने की कोशिश कर रही थी। चाचा जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो भी अपनी बहू के सिर पर हाथ रख उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे कि तभी सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस घर के दरवाजे पर आ रुकी। सभी लोगों की निगाहें अब एम्बुलेंस पर थी। पड़ोस के लोगों का ध्यान अब इस घर पर आ चुका था, जहां सब नई बहू के आने की बाट देख रहे थे। वहीं से एम्बुलेंस की आवाज ने सबको हैरान कर दिया। लोग आपस में तरह तरह की बातें बना रहे थे। इधर एम्बुलेंस के दरवाजे को दो आदमियों ने खोला और स्ट्रेचर पर चादर से ढके एक इंसान को उतारने लगे। सभी को आशा बंधी कि शायद पूरब वापस आ गया है, लेकिन पीछे से आई पुलिस की गाड़ी ने फिर सबके मन को डर और भय से भर दिया था। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कदम वहीं के वहीं जम गए। अब तक एम्बुलेंस के पीछे ही पुलिस की गाड़ी भी रुक चुकी थी। स्ट्रेचर लिए हुए दोनों लोग और पुलिस के दो आदमी आंगन में आ चुके थे। स्ट्रेचर को आंगन में रख एम्बुलेंस वहां से चली गई। परिवार के लोग घर के आंगन में इकट्ठे हो चुके थे। सब सत्य को भांप चुके थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी उसको स्वीकार करने की। इंस्पेक्टर ने परिवार के सामने पूरब को मृतक घोषित करते हुए परिवार वालों को सहानुभूति के कुछ शब्द कहने शुरू किए थे कि अवनी अचानक बेहोश हो गई और सभी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। जिस घर में खुशियों का माहौल था, वहां अचानक गम के बादल छा गए। कहाँ सोचा था किसी ने कि अवनी की किस्मत में ये सब लिखा था। परिवार के सभी सदस्यों को अवनी से पूरी हमदर्दी थी, लेकिन अवनी की सास उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। उसका मानना था कि अवनी इस घर के लिए मनहूस थी। उसके बेटे की जिंदगी में आते ही उसके बेटे को खा गई। परिवार के लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर वो किसी की बात सुनने को राजी नहीं थी। लगातार रोते हुए बस यही बोले जा रही थी कि ना जाने कौन सी घड़ी थी जब हमने अवनी को अपनी बहू बनाने का सोचा। हमारे भाग्य फूटे जो हम उसे इस घर की बहू बना लाए। अवनी अभी तक बेहोश थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। शादी के दूसरे ही दिन विधवा हो जाना कौन इतनी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, और ऊपर से दुनिया वालों के ताने। अब अवनी को ये सब जिंदगी भर सहना था। क्या सोचा था और क्या हो गया। पूरब की मौत। अब अवनी क्या करेगी, क्या होगा अवनी का भविष्य, जानने के लिए सुने किस्मत का अगला भाग। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी।
अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।